हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे दोस्त, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एसएसटी 2016 का पीवाई को। जैसे कि आप देख रहे हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का है। और इसका आपको पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा मेरे भाई? टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2017 में। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज वाज फ्रेम्ड। ध्यान रखना, यहाँ पे ये वर्ड फ्रेम्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर, कौन सी ईयर में फ्रेम्ड किया गया था? सिंपल सा है कि जो प्रिवेंशन एक्ट है, जो किसके लिए था मेरे भाई? जो था एससी एसटी के लिए। जो किसके लिए था? एससी एसटी के लिए था। और ये आपसे पूछा जाता है किसके लिए था, तो आप क्या बोलोगे? देखो, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ये क्वेश्चन न जाने कितने बार आ चुके हैं, तो आप इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिए। तो किसके लिए था? एससी एसटी के लिए। आपसे फिलहाल आपसे पूछा गया फ्रेम्ड कब किया गया था ना। फ्रेम्ड में और इनफोर्स से थोड़ा सा अलग होता है। तो फ्रेम्ड हो गया आपका 2000, सॉरी 2000 नहीं, 1989 है ना। फ्रेम्ड क्या हो गया? 1989। अगर आपसे पूछा गया ये फोर्स में कब आया था, इन फोर्स में कब आया था, मतलब कि लागू कब हुआ था मेरे भाई? ये 1990 में लागू हुआ था। ये दोनों वर्ड अलग है। फ्रेम पूछे कि कब बनाया गया था, आप बोलेंगे 1989 में। फोर्स से पूछा जाता कब, इन फोर्स में कब आया था? 1990 में हुआ था। और मेरे भाई, इसमें होता है सिंपली क्या होता है? स्पेशल कोर्ट होता है। क्या होता है मेरे भाई? स्पेशल कोर्ट होता है किसके लिए? एससी एसटी के लिए। कि अगर उसके साथ उसको कोई भी परेशान कर रहा हो, कोई उसको गाली वगैरह दे रहा हो, मारपीट कर रहा हो, कोई भी अत्याचार वगैरह कर रहा है, उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, तो वो जाके स्पेशल कोर्ट में अपने बारे में मतलब वहां पे केस कर सकते हैं और बहुत फास्ट उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो फिलहाल आपसे पूछा गया, बताओ इसका फ्रेम कब हुआ था? 1989 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ए कम्युनिटी डैश वाज सेट अप इन 2005 टू एग्जामिन द सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ओनली। ठीक है, इन इंडिया। बताइए कब, कौन सा कम्युनिटी? आपसे कम्युनिटी का नाम पूछा गया है, तो वो जो मेरे भाई था संचार कम्युनिटी। ठीक है, संचार कम्युनिटी। इसके बारे में आपको तीन बात पता होना चाहिए मेनली, कि ये हेड कब था, इसका रिपोर्ट कब आया था, और ये लागू कब हुआ था। मतलब ये बनाया बनाया था कब गया था? ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन भी है 2005। तो ये 2005 में तो बनाया गया था। लेकिन आपसे पूछेगा बताओ इस कमेटी का रिपोर्ट कब आया था, है ना। जब इसका रिजल्ट कब आया था मेरे भाई? रिजल्ट आया था 2006 में, मतलब 1 साल के बाद। और आपसे पूछा जाता बताओ इस कमेटी का हेड किसको बनाया गया था। तो अगर हेड आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? जो है हमारे रजिंदर रजिंदर संचार। तो इन्हीं के नाम पे इसका कमेटी का नाम पड़ा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में, ये तीन से आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, द की प्लेयर इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर टोटल कितने की प्लेयर होते हैं, मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन इस सिस्टम के अंदर टोटल 4 की होते हैं। चारों का आपको नाम पता होना चाहिए। जो फर्स्ट होता है मेरे दोस्त, फर्स्ट होता है पुलिस, है ना। फर्स्ट क्या होता है? पुलिस होता है। और तीसरा होता है आपका पब्लिक प्रोसेक्टर, है ना। पीपी कर देता हूँ। उसके बाद तीसरा होता है आपका लॉयर वगैरह होते हैं, जो वकील होते हैं। और होते हैं आपके जज। चौथा क्या होता है? जज। ये 4 होते हैं इसके की फैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर 20 का सही है, पुलिस। ठीक है, तो इसका देखो, इनका मतलब इन सब का चारों का काम अलग अलग होता है। ऑलरेडी आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा। इस पुलिस का काम अलग होता है, लॉयर का काम अलग होता है, जज का काम अलग अलग होता है। इनका अलग अलग काम होता है, ये अलग अलग चीज इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, है ना। तो ये सब आपको फिलहाल आपको इसमें पता होना 4 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्त, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछा है सिंपली बताओ PIL का फुल फॉर्म क्या है? PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए PIL होता क्या है। तो फिलहाल मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें मेरे भाई आपको मैं जो पॉइंट लिख के दे रहा हूँ, प्लीज़ इसे अभी के अभी याद कर लीजिए आप। तो इसके अंदर होता है क्या है जनरली, कि आप जाके कोर्ट वगैरह में, है ना, कोर्ट वगैरह में आप कंप्लेन जाहिर कर सकते हैं, अपना फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जा सकते हैं कोर्ट वगैरह। अपना नहीं, मतलब होता है ना, आप चले जाइए कोर्ट, तो वहाँ पे जैसे कोई ऐसा पब्लिक फैसिलिटीज वगैरह है, कोई उसको नुकसान कर रहा है, या आपको कुछ ऐसा पब्लिक वेलफेयर मिलनी चाहिए, तो मतलब कुछ होना मिलना चाहिए था पब्लिक के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा है ना, किसी ने वादा किया नहीं दे रहा है, तो आप डायरेक्ट जाके कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो अपने हक के लिए।
उसमें जिसमें कि उसमें सिर्फ आपका पर्सनल मतलब प्राइवेट आपका पर्सनल बात ना हो, उसमें कुछ ऐसी बातें आप करें कि जिसमें वहाँ के जितने भी गाँव वगैरह के लोग हैं, जितने भी आपके सेक्टर के लोग हैं, वो सब के बारे में हो, मतलब पब्लिक का जिसमें वेलफेयर हो, उस इश्यू में जाके आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, ठीक है? सिंपल सा यही होता है पीआईएल। तो ये इंट्रोड्यूस्ड कब किया गया था? आपको इसका डेट तो पता ही होना चाहिए, 1980 में किया गया था। और ये क्यों, ये किसके लिए एनिमल भाई? ये फंडामेंटल प्रोटेक्ट अपना मतलब जो भी आपका फंडामेंटल राइट है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। आपसे पूछता है बताओ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आता है? तो आप क्या बोलेंगे? पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना? ये प्रोटेक्ट करता है किसको? प्रोटेक्ट करता है किसको मेरे भाई? फंडामेंटल राइट। तो ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, वन वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट, बताओ इंडिया का इंडियन जो पार्लियामेंट है उसके अंदर क्या है, क्या क्या है, मतलब कौन कौन से लोग होते हैं? बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताओ इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होते हैं मेरे भाई? जल्दी जल्दी बताओ। ये सब तो भाई बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो यही बेसिक सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसके अंदर 3 लोग होते हैं, 3 टाइप के लोग होते हैं। एक आपका लोकसभा हो गया, दूसरा आपका राज्यसभा हो गया, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। क्या रखना है? कौन कौन होते हैं इसमें? प्रेसिडेंट होते हैं ना, और लोकसभा एल एलएस लिख दूं क्या? लिखा हुआ इसमें है ना, राज्यसभा। और आपको एक चीज और मैं बता दूं साथ के साथ, जो आपके इसमें लोकसभा होते हैं उसके अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 552 पहले था, लेकिन अब हो गया है 543 हो गया है, ठीक है? और आपका जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसके अंदर मेरे भाई होते हैं 250 मेंबर। तो ये तीन दो चीज आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और एक चीज और मैं आपको साथ के साथ बता दूं, जो आपका लोकसभा होता है, इसी को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल। इसी को क्या आपसे पूछा जाए, बताओ इसमें हाउस ऑफ पीपल क्या क्या किसको कहते हैं? इसी को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल। और आपका जो राज्यसभा होता है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है? इसको ज्यादा डिटेल बस आपको एग्जाम में जो जो वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, मैं बस वही वर्ड लिखने का यहाँ पे कोशिश करता हूँ। डिटेल में तो मैं आपको वन शॉट में पढ़ा रहा हूँ, आप वन शॉट जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द फंडामेंटल राइट इन इनमेरिटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड, बताओ इसमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि नहीं है हमारे में? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या राइट ऑफ इक्वलिटी? बिल्कुल राइट ऑफ इक्वलिटी है हमारे फंडामेंटल राइट में। कल्चर एंड एजुकेशन ये भी है, राइट ऑफ ये भी है। लेकिन आपका राइट ऑफ जो मतलब प्रॉपर्टी था, ये पहले हुआ करता था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, ठीक है? इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया है अगर आपसे पूछा जाए कि इसको रिमूव कब किया गया है मेरे भाई? पहले ये था, ऐसा नहीं था, पहले ये भी था, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, अदरवाइज क्यों क्वेश्चन पूछता? फंडामेंटल राइट सबको पता होता है। लेकिन इसको रिमूव किया गया है कब? 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। समझ में आया? इतना आपको बस पता होना चाहिए। अगर आपसे बात करें, चलो आर्टिकल से, आई होप कि नहीं, जैसे इक्वलिटी ये कितने से कितने आर्टिकल में होते हैं? 14 से लेकर 18 आर्टिकल की बात होती है इसमें। इसमें देखें तो आप 29 और 30 में इसकी बात की गई है, और आप देखेंगे इसकी तो 30 आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 30 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ एक चीज और मैं बता दूं, इसको आप मतलब इससे रिमूव करके फिर कहाँ पे कौन सा आर्टिकल के अंदर इसको रख दिया गया है मेरे भाई? आर्टिकल आपसे क्या पता कल होगा ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, है ना? क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने आपको बहुत बार बोला है, और आप देख सकते हो लास्ट ईयर में सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू ही थे। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें क्या है, इन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर्स क्रॉप एंड रियरिंग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बताओ ऐसा क्या जिसमें कि फार्मिंग हो, किसके लिए लैंड को यूज किया जाए? ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप, मतलब कि जिसमें रियली मतलब हर इस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग खाद और चारों फसलें उगाने मतलब पशुपालन के लिए किया जाता है। कौन सा ऐसा खेती होता है भाई? मिक्स क्रॉप, मिक्स फार्मिंग होते हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में। इसमें देखो इसमें क्या होता है, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है,
है कि इसके अंदर होता है ना कि अब तो खाने खाने का जो फूड ग्रेन वगैरह होती हैं और साथ के साथ डेयरी वगैरह और मीट प्रोडक्ट भी होते हैं इसके साथ। ऑलरेडी देखा यहाँ पे देखो फार्मिंग में क्या हो गया, लैंड यूज ग्रोइंग फूड भी हो गया और फूडर्स भी हो गया, मतलब ये जो जानवर वगैरह के पशुपालन के लिए जो क्रॉप वगैरह होता है उन सबको एक साथ है ना, दोनों को साथ में अगर फार्म किया जाए, कल्टीवेट मतलब कि एग्रीकल्चर किया जाए, खेती किया जाए, तो उसी को हम कहते हैं मिक्स फार्मिंग कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा। लेकिन अब थोड़ा-सा वर्ड देख लेते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा-सा बात करूँगा। इसमें जो होता है मेरे भाई, ये सिर्फ़ ओनली ओनली फूड फॉर फैमिली, है ना? फूड मतलब बस इसमें इतना ही काम किया जाता है, कि जिसमें बस उसके फैमिली का खाना-पीना हो जाए। उसको इससे ना ही कोई मुनाफ़ा होता है, ना ही इसमें किसी जानवर वगैरह का खाना होता है। अगर पूछा जाए बताओ कौन-सा ऐसा फार्मिंग है जिसमें बस फैमिली के खाना का जुगाड़ होता है, सिर्फ़ फैमिली के यूज़ के लिए वो फार्मिंग किया जाता है। आप क्या बोलेंगे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। और शिफ्टिंग फार्मिंग का तो ये खुद ही नाम ही बता रहा भाई, जो क्या हो रहा है मेरे भाई, शिफ्ट हो गया हो, है ना? जो टेम्परेरी फार्मिंग होता है कहाँ पे? फॉरेस्ट लैंड में। कहाँ पे होता है मेरे भाई? चलो ये क्या होता है इसको लिख ही देता हूँ, क्या ही याद करोगे आप लोग भी। टेम्परेरी फार्मिंग, टेम्पोरेरी फार्मिंग जो कहाँ पे होता है मेरे भाई? फॉरेस्ट एरिया वगैरह में होता है ना? जंगल वगैरह में थोड़ा-सा काट के टेम्परेरी के लिए कोई मतलब कि कोई फार्मिंग वगैरह कर दिया गया, उसको कहा जाता है शिफ्टिंग फार्मिंग। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ऑलरेडी हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है ना? जो जहाँ पे क्या होता है ग्रोइंग वगैरह फ्रूट वगैरह फ्लावर्स वगैरह जहाँ पे ग्रो किया था उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बेहतरीन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप स्टार पॉइंट लगा सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मैच द फॉलोइंग करेक्टली न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्टेट, है ना? पावर स्टेट और ये आपको स्टेट गिवन है, ये न्यूक्लियर पावर है, इसको आपको करेक्ट मैच करना, बताओ कौन सा सही है। तो मेरे भाई ये सबसे खास बात है, ये ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, इसमें कुछ बताने का मेरे समझाने का है नहीं। अब इसको बस याद कर लेना कि कौन कहाँ पे है ना, इसको याद कर लेना। अब डायरेक्ट एक-एक चीज़ में पूछा जाता है। बताओ तारापुर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नौरारा जो है वो कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप, है ना? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है जो कि क्या चेक करता है? इरोजन को चेक करता है। कहाँ पे? स्टीप स्लोप, है ना? कौन सा है भाई? बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। तो इसलिए आपका जो टेस्ट फार्मिंग होता है, मैंने पिछले बार बहुत बार इस पे जोर दिया था भाई, टेस्ट फार्मिंग को आप अच्छे से याद कर लेना। ये जो होता है सिंपली ये किसको रिड्यूस करता है? ये इरोजन को बचाता है, ठीक है? और ये कंजर्व कर देखो इसके बारे में 3 पॉइंट लिख ही देता हूँ, 2-3 पॉइंट चलो क्या ही याद करेंगे आप भी। तो ये सबसे पहले रिड्यूस करता है, आपसे पूछा जाता है बताओ कौन सा ऐसा कल्टीवेशन है जो कि जिसमें वाटर को क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन को बचाता है, रिड्यूस करता है वाटर रन ऑफ को, ना वाटर को कहीं बहने से बचाता है, वाटर रन ऑफ, या ये किसको मतलब कि प्रिवेंट करता है मेरे भाई? ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है देखो, मेरा मोस्ट चेक मतलब प्रिवेंट करता है किसको? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। प्रिवेंट आप लिख सकते हो सॉइल इरोजन, ठीक है? और इस टाइप का फार्मिंग होता कहाँ? ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपसे पूछा जाता है ट्रेस कल्टीवेशन जनरली कहाँ पे होता है? मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है, मतलब फर्स्ट ईयर में ये होता है हिली रीजन में, हिली रीजन में, है ना? हिली रीजन मतलब जो पहाड़ी इलाका वगैरह होता है वहाँ पे होता है। और ये जो होता है किसको कंजर्व कर रखता है? सॉइल फर्टिलिटी को ये कंजर्व कर रखता है। अब या इसमें चलो 1 पॉइंट और लिख ही देता हूँ, 4 पॉइंट हो जाए, क्या ही दिक्कत है? याद आ रहा तो लिख लेते हैं। कंजर्व करके रखता है किसको मेरे भाई? सॉइल फर्टिलिटी को ये कंजर्व करके रखता है, फर्टिलिटी। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में रॉक डैम बात हो चुके थे कल, है ना? अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये होता है क्या? मतलब गीला घास ढलना, ये क्या होता है मेरे भाई? ये होता है प्रिवेंट, उसको बचाने से रोका जाता है क्या? प्रिवेंट सरफेस इरोजन। ये किसको प्रिवेंट करता है? सरफेस इरोजन को। ये हिली रीजन हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा बताओ सरफेस इरोजन को प्रिवेंट जो करता है उसको क्या कहते हैं? सरफेस इरोजन को प्रिवेंट करता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें देख लेते हैं मेरे भाई, ये भी देख ही लेते हैं, है ना? शेल्टर, ये आपका विंड इरोजन हो गया, ये विंड से रिलेटेड है, और ये आपका सरफेस से रिलेटेड है, और ये आपका हिली रीजन से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखिए 10 क्या है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कौन बच्चा को पता होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? क्या स्प्रिंग फॉरेस्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? नहीं नहीं भाई, ये तीनों को तीन आपके हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। ये तीनों को तीनों क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज। और अब ये हो गया आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। देखो कोऑपरेटिव सेक्टर होता क्या है, जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर सिंपली क्या होता है यार, कुछ लोग के ग्रुप होते हैं इसमें, ठीक है। कुछ लोग के इसमें क्या होते हैं मेरे भाई, ग्रुप होते हैं 5-10 लोग के, है ना, अपना अपना ग्रुप होता है 10-20-5, मतलब सिंपली जान लो ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोग मिल के एक ऐसा कंपनी बनाते हैं कि जिसमें लोगों का भलाई वलाई वगैरह हो सके, लोगों को उससे फायदा हो सके, जो पब्लिक होते हैं उसको फायदा हो, उसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं, ठीक। तो बताया गया है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, क्या हिंदुस्तान वगैरह है? ना ना ना, जिसको हम इसको शॉर्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो ये शॉर्ट में कहलाता है HAL। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? HAL। और ये जो है आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट बनाएगा, ये किसी पब्लिक ने नहीं बनाया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट सेक्टर कहेंगे। जो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं मेरे भाई? स्टील अथॉरिटी, इसको SAIL कहते हैं। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और ये आपका पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। आपसे इसमें एग्जांपल पूछ सकते हैं, भाई बताओ इसमें से पब्लिक सेक्टर कौन है? ये आपका है पब्लिक सेक्टर आनंद मिल्क यूनियन LTD, बिल्कुल यही आपका है, जिसको हम शॉर्ट में, इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? अमूल। अमूल इसी को शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये आपका हो गया मेरे भाई कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया, ठीक है। मारुति है, ये आपका आ जाता है ज्वाइंट सेक्टर का एग्जांपल है ये, जिसमें बहुत सारे सेक्टर मिले हुए होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है बताओ गवर्नमेंट सेक्टर क्या, आप क्या बोलोगे? हिंदुस्तान, ठीक है। HAL हो गया। आपसे पूछा पब्लिक सेक्टर क्या है? SAIL हो गया। और उसका फिलहाल आपसे पूछा गया कोऑपरेटिव सेक्टर AMUL। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी आपका 2-3 बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इसमें मैं स्टार पॉइंट जरूर लगाऊंगा। जो चौरी चौरा इंसिडेंट बताइए क्या, कहाँ से रिलेटेड है, ये कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसके बारे में 2-4 बात तो जरूर लिखना चाहूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपसे पूछा जाता है कब हुआ था, ये हुआ था 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। कब हुआ था? 1922 में। और अब तीसरा आपसे इसमें पूछा जा सकता है, इसमें हुआ क्या था मेरे भाई? पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था भाई? पुलिस स्टेशन, कुछ बंदे जा रहे थे, बताऊंगा इसका कहानी, बहुत बेहतरीन सा कहानी है। पुलिस स्टेशन से मतलब कि पुलिस स्टेशन में इन्होंने आग लगा दिया था। पुलिस स्टेशन में इन्होंने क्या कर दिया था? आग लगा दिया था। कितने, और जब पुलिस स्टेशन में आग लगा, आपसे पूछा जाता है कि कितने पुलिस लोग मारे गए थे। तो पुलिस स्टेशन में पुलिस वगैरह को बंद करके यहाँ पे आग लगा दिया गया, जिसमें कि 22 पुलिस लोग इसमें मार दिए गए थे। इसके बाद क्या हुआ था? जो मूवमेंट चल रहा था, वही मूवमेंट आपसे पूछा, बताओ इस किस मूवमेंट के दौरान हुआ था? ये हुआ था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के वक्त हुआ था। जैसे ही ये काम हुआ तो जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था उसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, है ना, कॉल्ड ऑफ, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड ऑफ। बंद करना मतलब कॉल्ड ऑफ द कौन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो समझ में आया। चौरी चौरा मूवमेंट 1922 में हुआ था, यूपी में हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि 22 मतलब पुलिस को स्टेशन में बंद करके आग लगा गया था, जिसमें वो 22 के 22 मर गए थे उसके अंदर। और ये मूवमेंट जब गांधी जी को पता चला, ये मूवमेंट कौन चला रहे थे? गांधी जी चला रहे थे। जब उनको पता चला तो उन्होंने इस मूवमेंट को फौरन बंद कर दिया, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको इसमें लिख देता हूँ कि जो आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ये कौन लीड कर रहे थे मेरे भाई? ये गांधी जी इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस, ये आपको डेट पूछा जा सकता है इसके अंदर, डेट इंपॉर्टेंट है। ये 1930 में स्टार्ट हुआ था, इसके बाद है ना, ये देखो 1922 में हुआ था। और आपका सिविल डिसोबीडियंस जो है, ये आपका मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद आया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट, एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए। 1900, आपके एग्जाम में ना भाई मेरे क्या पता डेट ज्यादा पूछा था, इसलिए प्लीज आप डेट पे ज्यादा ध्यान रखें। फिर स्वदेशी मूवमेंट है मेरे भाई, ये 1905 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। और आपसे पूछा ये जाता है जो स्वदेशी मूवमेंट है, बताओ ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट होने का रीजन क्या था मेरे भाई? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब बंगाल को 2 पार्ट में बांटा गया था, उसी के अगेंस्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इतना आपको नॉर्मल चीजें याद होनी चाहिए। बाकी अब मैं आपको डिटेल कहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको पता है। वन शॉट में प्लीज वन शॉट जरूर कीजिए, उससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा।
और आपको वन शॉट का कहाँ लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लगा भी दूंगा। और मेरे भाई साथ के साथ मैं आपको क्या करूँगा कि आपको क्या बोलते हैं उसको, तो अगर वो उसको कर लेते हैं, वन शॉट कर लेते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आपको ज़रूर काम करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी हु एमंग द फॉलोइंग प्ले द नोटेबल रोल इन प्रोमोटिंग एजुकेशन एमंग द मुस्लिम गर्ल है, मुस्लिम गर्ल और वुमेन के लिए जो कौन प्रोमोट क्या करते थे भाई, बेहतरीन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा बेगम रुकैया शेखावत हुसैन या बेगम बेगम ऑफ भोपाल या बोथ ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। इसके अंदर दोनों थे मेरे भाई, बेगम रुकैया भी थी और बेगम सुखावत भी थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द व्यू ऑफ द क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज ओनली विद इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। बताइए इसमें से किसका विचार था कि रचनात्मक क्षेत्र में केवल प्राकृतिक वातावरण में ही संभव है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है भाई, इसको भी आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए। कौन थे मेरे भाई, वो हमारे थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बारे में एक चीज़ आपसे क्या पूछा जाता है ना, चुपके से बता देता हूँ, आप इसे चुपके से ही याद कर लीजिएगा। ये फाउंडर है किसकी, आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी गया, इसके फाउंडर है, इन्होंने क्या फाउंड किया था मेरे भाई, शांति निकेतन, है ना, आपसे पूछा जाता है बताओ जो शांति निकेतन है उसके फाउंडर कौन है, आप क्या बोलेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, और इसके बारे में बस फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेटअप इन, मतलब कि बताइए कहाँ पे हुआ था जो फर्स्ट कॉटन मिल हुआ था इंडिया के अंदर सेटअप, जब कहाँ पे, आपसे एक तो डेट इससे पूछा जा सकता है तो आपको डेट भी याद कर लीजिए, 1854 में हुआ था। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ एक साथ ताकि आपको याद रहे कब हुआ था मेरे भाई, ये 1854 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। ठीक है, जिसको अभी हम मुंबई कहते हैं, ये हुआ था बम्बई में। ठीक है, और ये चीज़ जो होता है क्या बोलते हैं इसको, ये मार्क करता है किसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मार्क करता है इंडिया के अंदर। ये मार्क से पूछा जाता है कौन सा ऐसा मील है जो कि मार्क करता है किसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल। इसके बारे में कहानी है लेकिन उतना कहानी अभी क्या ही पढ़ना है आपको, ऑलरेडी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द आर्किटेक्ट हु डिजाइन्ड न्यू दिल्ली। बताइए कौन सा आर्किटेक्ट जिन्होंने न्यू दिल्ली को डिजाइन किया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस। तो इसमें दो थे जनरली, है ना, दो लोग थे, तो आपको दोनों में से किसी का भी आंसर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक तो आपको एडविन लुटियन है ना, एक तो मैं ईएल कर दूं, और दूसरा आपके थे मेरे भाई इसमें हार्डबैट साहब थे। और इन्होंने कंप्लीट कब किया था, कंप्लीट हुई जो मतलब स्टार्ट जब भी हुआ उसका तो डेट आई मेरे को भी फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कंप्लीट हो गया था कब, 1931 में ये डिजाइन कंप्लीट कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें रहने दीजिए, और तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसको सॉरी 17। इसमें मैं जब फॉलोइंग, इसमें सिंपल सा है लीडर, देखो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मतलब इम्पोर्टेंट है, जितना स्टार पॉइंट लगा लीजिए कम है भाई, क्योंकि इसी बार दो मतलब एएमयू का क्वेश्चन देखो तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, बताओ फरीदाबाद में कौन लीड कर रहा था रिवॉल्ट 1857 का। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना। जो नाना साहब थे मेरे भाई वो कानपुर में लीड कर रहे थे, ये बात आपका नाना साहब कानपुर में लीड कर रहे थे। बेगम हजरत महल जो थे मेरे भाई वो लखनऊ में लीड कर रही थी। ठीक है, और कुंवर सिंह जो बिहार में लीड कर रहे थे, और जो अहमदुल्ला थे वो फरीदाबाद में लीड कर रहे थे। इसलिए इसका आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है यहाँ पे। तो आई होप थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह गलत हो गया था, इसको अभी छोड़ देते हैं, फिर आप देख लेना। अब याद कर लीजिए आपसे नाना साहब कहाँ लीड कर रहे थे, कानपुर में। ठीक है, और बेगम हजरत महल कहाँ, लखनऊ में। कुंवर सिंह कहाँ, बिहार में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है दोबारा भी। ठीक है, 18 देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट। बताइए इसमें से ट्राइबल रिवोल्ट का एग्जांपल कौन सा नहीं है। क्या कोल्स था, बिल्कुल भाई। संथल था, बिल्कुल था। ये सब के सब है, लेकिन आपका क्या नहीं है मेरे भाई, आपका जो इसमें से नॉन ऑफ दीज है, ये तीनों के तीनों ही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या पूछा गया है,
under which land revenue system village headman was given to charge of collecting the revenue and paying it to the company। तो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है यार मेरे, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीटेड फॉर्म में आए हुए हैं। बताओ कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर क्या होता था, कि क्या किस भूमि राज प्रणाली में ग्राम प्रधान को राज्य एकमत करने का कंपनी को देने की जिम्मेदारी थी। देखो इसमें सिंपल क्या था, एक को लीड कहता था भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है। जो हेडमैन किसी विलेज से किसी को हेड बना देता था, बोलता तुम्हारा काम क्या था कि गांव-गांव से तुम लाओ पैसे और दे दो ले आके किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दो। ये कौन सा सिस्टम आता था मेरे भाई, ये आपका था महलवाड़ी सिस्टम के अंदर आता था। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको इसमें 2-4 बात बताया था कि इसको ये कब आया था, है ना? डेट का आपको मैंने पिछले लेक्चर, अच्छा एएमयू का जब मैं तैयारी करवा रहा था ना, एएमयू का कल पीवाईक्यू, तो एएमयू का आप ज़रूर करना, तो उसमें मैंने करवाया। ये 1822 में हुआ, मतलब कि आया था, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 1-2 बार ये क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है मेरे भाई? टीपू सुल्तान को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल यानी बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, कब से कब तक रूल किया था मेरे भाई? ये रूल किया था 1782 से लेके 1799, और इनका जो डेथ हुआ था, 4th वॉर में इनका डेथ हो गया था ना, 4th वॉर में, एंग्लो वॉर में इनका क्या हुआ था, डेथ हो गया था। ये 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, आपको मैं जिसके बारे में बात कर रहा था भाई, वन शॉट, ये वन शॉट यही है। आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो मैं आपको एक एक मतलब कि वन शॉट में कंप्लीट वीडियो करवा, मतलब ये चैप्टर करवा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन से चैप्टर हैं ये सब, और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूँ। इसमें कुछ भी आपको फालतू चीज़ नहीं मिलेगा, सारे के सारे वो पॉइंट मिलते हैं जो आपको एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी से आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे, और आप साथ के साथ देख सकते हो ये सारी चीज़ ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं। जो सोशल स्टडी आप यहाँ से चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना जाके। और ये 9th देखो एएमयू का है, ये एएमयू साइंस का पीवाईक्यू है। और आप इस वाले लेक्चर को एक बार देख लेना कि मैंने 2025 के अंदर आप देख सकते हैं, जो जामिया था उसके अंदर साइंस के मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन, इवन के जो जो कंटेंट अभी अवेलेबल है यूट्यूब में, वो सारे के यूट्यूब से ही कितने क्वेश्चन आए थे, 25 में से 24 क्वेश्चन आए थे, साइंस में 25 में से 22 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स में एएमयू के अंदर भी उसी टाइप से 25 में से 24 क्वेश्चन मैथ का आए थे, 25 में से 23 क्वेश्चन साइंस के आए थे, और 10 में से 9 क्वेश्चन एसएसटी का आए थे मेरे पढ़ाए हुए। ये सारे वो लेक्चर यही है, इसी से है ना, ये इससे 10 क्वेश्चन इसी से बन गए थे। और ये आपका कुछ गाइड है, इस गाइड में मैं है क्या कि 25 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट चैप्टर करवा रखा, तो सब जरूर देखिए। जामिया का मैथ्स का पीवाई को, जामिया का साइंस का पीवाई को, और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है साइंस के अंदर, तो आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। अब मैं थोड़ा सा फीवर वगैरह हो रखा है मुझे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आज, तो आज इतना ही रखते हैं। तो आप अगर चैनल फर्स्ट टाइम है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करें।